उसके बाद आ जाता है जीएनपी। जीएनपी क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड by the resident of a nation during a specific period of time. GNP is commonly calculated by taking the sum of personal consumption, private domestic income, government expenditure, net export, and any income earned by residents from overseas investment minus income earned within domestic economy by foreign residents. अच्छा, इसमें क्या कह रही है कि एक हमने कल एक और फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि अपनी इकोनॉमी में कितने लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और वो बाहर भेज रहे हैं। देखो, हमने ओवरसीज की बात की कि दूसरे मुल्क में हमारे जो लोग रह रहे हैं वो हमारे लिए इनकम भेज रहे हैं, ये बात की थी ना। फिर हमने वो माइनस करना है जो दूसरे मुल्कों से आए हुए हमारे हमारे इकोनॉमी में, हमारे पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ से पैसा बाहर भेज रहे हैं, इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब बाहर से जो हमारे लोग हैं दूसरे मुल्कों में, वहां से ओवरसीज हमारे लिए हम अपने अर्न करके पाकिस्तान में पैसा जो भेज रहे हैं, और पाकिस्तान में जो बाहर की जो लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ से अर्न करके पैसा वहां पे भेज रहे हैं, इनको जब माइनस करेंगे तो उसको हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो जीएनपी में क्या चीज आती है, या जीएनपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लास बात समझ आई कि नहीं आई? जीएनपी की कैलकुलेशन बात कर रही हूँ। जीएनपी कैसे कैलकुलेट होगा? एक तरफ जीडीपी लिखा है माइनस नेट फैक्टर इनकम, उसको उधर लेके जाओगे तो जीएनपी को हम कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं। जीडीपी अपनी कंट्री की, नेट फैक्टर इनकम मींस बाहर के जो लोग हमारे लिए भेज रहे हैं इनकम, और उसमें से हम वो माइनस करेंगे जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है इनकम, उसमें से वो माइनस करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? इतनी खामोशी क्यों है? नहीं समझ आ रही? जी, क्या कह रहे थे आप? अच्छा, जीएनपी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, जीडीपी सिर्फ हमारे अपनी इकोनॉमी की बात थी। जीएनपी में हमने कहा हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रही है प्लस बाहर से जो हमारे मुल्क में पैसा आ रहा है। हमारे जो लोग बाहर गए, जैसे किसी के भाई जाते हैं, किसी के चाचू जाते हैं बाहर मुल्कों में, इमिग्रेशन हम कहते हैं कि वो कर रहे हैं ना, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वहाँ पे जॉब्स वगैरह करते हैं, वहां से जो अर्निंग कर रहे हैं वो हमारे मुल्क में जो पैसा भेज रहे हैं ना, जो हमारे कोई भाई चाचू जो भी चले जाते हैं बाहर, वो हमारे इकोनॉमी में जो पैसा भेज रहे हैं, उस अमाउंट को, इस इनकम को हम अपने जीएनबी में ऐड करेंगे क्योंकि बाहर से पैसा आ रहे हैं ना। क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बाहर के मुल्कों में रहते होंगे। अब मैं पाकिस्तान की एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, शायद ऐसा ना ही हो, लेकिन डिफरेंट इकोनॉमीज की बात होती है कि अगर बाहर से लोग हैं वो पाकिस्तान में जॉब करने आए हुए हैं, ठीक है, या जो उनके जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में है, तो ये क्या है, ये यहाँ से अर्न करके बाहर भेज रहे हैं पैसा, अपने जाहिर वो अपनी कंट्री में भेज रहे हैं ना। बच्चे समझ आ रही है कि बाहर के जो लोग हमारी इकोनॉमी में आए हुए हैं, यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, यहाँ पे जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं वो बाहर मुल्क में, अपने मुल्क में भेज रहे हैं, मतलब हमारे मुल्क से तो पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, हमारे मुल्क में जो आ रहा है इसको माइनस करेंगे जो हमारे मुल्क से जा रहा है, उसे हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, इनमें जो इनका जो डिफरेंस है ना उसको हम नेट फैक्टर इनकम कहेंगे, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेट फैक्टर इनकम इकोनॉमी में जो आ रहा है और जो इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, पेड टू अब्रॉड, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है NFIA फ्रॉम अब्रॉड, इसे कहते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम अपने जीडीपी में ऐड कर देंगे तो हमारे पास जीएनपी निकलेगा। ये जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम लिखा है ना, कि जीडीपी में हम जीडीपी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी जो बाहर से पैसा आ रहा है उसमें से हम माइनस करेंगे जो अंदर से पैसे जा रहे हैं। ये जीडीपी नहीं, ये जीडीपी, ये नेट फैक्टर इनकम उधर माइनस है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा जीडीपी में, तो हमारे पास जीएनपी का आंसर आएगा कि जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ से जीएनपी का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो ना। ओके, आगे चलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, ये आप लोग पढ़ के बताओ, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फॉर्मूला क्लियरली आपको सब कुछ बता रहे हैं।
The net national product is an alternative and closely related measure of national income. It differs from GNP in only one respect. GNP is the sum of all final goods and services. It includes consumption of goods, gross investment, gross expenditure on goods and services, and net export. सिंपल हमने बात की थी नेट में कि नेट में हम क्या करते थे, हम नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जितना भी हमारे पास है उसमें हमने जितना भी अर्न किया उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ये आपकी टोटल जितने भी आपने टोटल अर्निंग की उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, वो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाती है। जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इन फॉर्मूलाज को बेशक आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ आप इनकी थ्योरी समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, एनएनपी में क्या होता है, जितनी आपने अर्निंग की जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, उस पर जितनी डेप्रिसिएशन हुई वो माइनस कर दो तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है। बराबर, डेप्रिसिएशन क्या होती है? ओके, आगे चलते हैं। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम, ये बस लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम नेशनल इनकम those types of income which are earned by not received and adding those type which are received by not currently earned। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? सिर्फ ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है? ये क्या लिखा हुआ है? पॉइंट सिर्फ ये कह रही हूँ, ये ऐसी इनकम है, those type of income which are earned but not received, जो कि उसने अर्न कर ली लेकिन अभी तक उसे नहीं मिली, एंड एडिंग दोज टाइप ऑफ टाइप्स विच आर रिसीव्ड बट नॉट अर्न, जो मिल चुकी है वो अर्न नहीं हुई। इन शॉर्ट हम पर्सनल इनकम को किस तरह से कह सकते हैं? पर्सनल इनकम वो इनकम है जो कि अभी तक हमारे हमने कहा कि हमें मिल गई है लेकिन अभी तक हमारे हैंड में नहीं आई, हमें रिसीव नहीं हुई, ठीक है, जिसपे अभी सारे टैक्सेस लगे हुए हैं, अभी हमने कुछ उसमें से माइनस नहीं किया, जिसपे से प्रॉफिट्स भी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ अभी टैक्सेस निकल रहे हैं उनमें से, तो वो इनकम जो अभी तक हमारे पास नहीं आई लेकिन हमें मिलनी है। और डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? जिसमें से सारे टैक्सेस वगैरह निकल जाते हैं, जो हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट हमारे पास रह जाती है, वो हमारे पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होती है। हमारे हाथ में जो आ जाती है उसमें से हम टैक्सेस वगैरह माइनस कर देते हैं, जो बच जाती है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर हुआ क्लास? थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करोगे, इनके जो नोट्स हैं वहां से डिटेल में स्टडी करोगे तो हो ज्यादा अच्छा समझ आ सका। आगे चले। मुश्किल है टॉपिक ये जी? जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही? बच्चे आवाज नहीं आ रही? मनी वॉज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। मनी हमारी ज़रूरत और हमारी नीड्स के बेस पे उसका एवोल्यूशन हुआ। मेन एम वॉज टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे बड़ा फ़ायदा या सबसे बड़ा मकसद क्या था इसका? कि बार्टर सिस्टम को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो कोई बता सकता है बार्टर सिस्टम क्या था? पैसे से पहले क्या क्या होता था, किस तरह से लोग चीज़ें खरीदते थे? ठीक है, तो कैसे होती थी विदाउट द यूज ऑफ मनी? एग्जैक्टली, दैट इज बार्टर। वेरी गुड। तो मनी एवोल्यूशन के डिफरेंट स्टेजेस आए थे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी कहते हैं। कमोडिटी मनी एक है, मेटालिक मनी है, पेपर मनी है, क्रेडिट मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है, ठीक है। अब बच्चों अक्सर जगह पे, अक्सर बुक्स में शायद आपको 6 स्टेजेस मिल जाए इसकी, ये तो 5 स्टेजेस है ना, 6 मिल जाए। वो 6 क्या होगी? आपको एक अलग टॉपिक मिलेगा बार्टर सिस्टम का, उसके बाद कमोडिटी मनी का मिलेगा। अब बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी अक्सर कॉन्सेप्ट सेम ही है, हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? पुराने वक्तों में जब पैसा नहीं होता था तो उस टाइम पे गुड्स और गुड्स को आपस में ट्रेड किया जाता था और उसके अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता था। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी गंदम और कपड़े की, अगर किसी को कपड़ा चाहिए वो जाके गंदम वालों से उनसे गंदम लेगा और उसे कपड़ा देगा। इस तरह से वो अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे
तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ठीक है, तो कमोडिटी मनी भी बेसिकली वही है। कमोडिटी मनी, कमोडिटी का मतलब ही गुड्स है, गुड एंड सर्विसेज है। किसी से गुड्स की सर्विस देना है, किसी को उनके बदले कोई चीज उससे लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कमोडिटी मनी का। व्हेन डिफरेंट कमोडिटीज वर यूज्ड as medium of exchange, a barter system is an old method of exchange. This system has been used for centuries and long before money was invented. People exchange services and goods for other services and goods in return. समझ आ गई बार्टर सिस्टम सारा। कमोडिटी मनी को बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन अक्सर जगह पे बार्टर सिस्टम अलग है, कमोडिटी मनी अलग है। अगर आप लोग 6 स्टेजेस करना चाहते हो या कमोडिटी मनी को थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि कमोडिटी मनी भी इस तरह से भी हो सकते हैं कि कुछ लोग पुराने वक्तों में ऐसे थे कि जो अपने पास कैटल्स वगैरह को रख लेते थे फॉर द यूज ऑफ मनी। उनको जब कोई चीज चाहिए होती थी वो जाते थे कैटल वगैरह को, खुद यूज नहीं करते थे, वो चीज सेव रखते थे अपने पास कि हमें अगर कोई चीज चाहिए होगी हम जाके अपने फलां कैटल जो है वो दे के उसके बदले ये चीज ले लेंगे। तो इस तरह से मनी, इस तरह से कमोडिटी मनी उसको कहा जाता है। बार्टर सिस्टम तो आप वो चीजें एक्सचेंज करते थे जो कि आप यूज कर रहे होते थे ना। गंदम अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई और चीज चाहिए आप उसी यूज में से दे दोगे उसको किसी और को, और उसके बदले कोई और चीज आप उससे ले सकते हो। गंदम आपने दी किसी और से, उससे बदले एग्स ले लिए। ठीक है, तो लेकिन कमोडिटी मनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कमोडिटी मनी में ये होता है कि ऐसी चीज जिनका यूज ना करना उनको फॉर द टाइम बीइंग रखना, कि हमें अगर किसी चीज की जरूरत है हम ये चीज दे देंगे और उसके बदले ये चीज ले लेंगे। आजकल भी ऐसा होता है, अक्सर मैंने सुना था, अभी मैं स्टडी करी थी कि गांव वगैरह में आजकल भी ऐसा होता है कि अगर एक जगह मस्जिद वगैरह बना रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लोग चंदा वगैरह देते हैं। तो कुछ ऐसे भी बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे ये भी हो रहा है कि जो चंदा वगैरह नहीं भी दे सकते तो वो कैटल्स को यूज कर सकते हैं। वो कैटल दे देते हैं, उनको एक तरह का चंदा हो जाते हैं, फिर वो आगे उसको सेल करके उसके कमोडिटी मनी उसको जनरेट कर सकते हैं वहां से। बात समझ आई? बार्टर में और कमोडिटी में आप इसको एक ही में भी लिख सकते हो, कमोडिटी मनी भी इंक्लूड कर सकते हो। पहले एक बेशक पैराग्राफ बार्टर सिस्टम का लिख दो, बार्टर सिस्टम में क्या था, और कमोडिटी मनी को थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड कर लिया। क्योंकि कुछ बुक्स में, अब मुझे नहीं पता आपकी जो मैनगीफ की बुक है उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी अलग अलग कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो तो इस तरह से आप इनको मर्ज करके भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है क्लास, मुश्किल तो नहीं है ना, इंटरेस्टिंग है ये। अब प्रॉब्लम्स क्या थे बार्टर सिस्टम के? हमने कहा चीज़ों के बदले चीज़ हम ले और दे रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? स्टोरिंग का। हम चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, हम वो चीज़ बाद के लिए नहीं रख सकते। जैसे हमने गंदम की एग्जांपल दी, हम इसको रख नहीं सकते कि अगर हमें आज तो हमें चाहिए तो हम ले लें, कल परसों अगर हमें चाहिए तो शायद हमारे पास इतनी क्वांटिटी में गंदम ना हो, हम सिर्फ वही कर रहे हो जो हमारे यूज में हो, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला बार्टर सिस्टम का स्टोर था। फिर ड्यूरेबल प्रॉब्लम, कितने अरसे तक वो चीज चलेगी आपके पास? हम उसको ज्यादा अरसे तक नहीं चला सकते। कोई भी आपने चीज ली, बाइंग एंड सेलिंग, आपने ट्रेडिंग की है गुड्स एंड सर्विसेज की, आप वो कितना ड्यूरेबल है हम नहीं कह सकते। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक जगह से दूसरी जगह आप चीज लेके नहीं जा सकते थे, इतना ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे। आपको जो चीज चाहिए थी फॉरन द स्पॉट चाहिए थी, आपने जाके उधर बंदे को दी और उधर जाके ली। हम ये नहीं कर सकते थे तो मुझे भिजवा दो, वहाँ दूसरे किसी और इलाके में रह रहा है तो मुझे वहाँ चीज भिजवा दो, मैं तुम्हें यहाँ भिजवा दूंगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो क्या पता एक भेजे दूसरे ना भेजे, तो वो ये था कि डायरेक्ट उनके पास लिंक था, एक दूसरे के पास जाके और चीज उसी वक्त एक्सचेंज करते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये था कि दूर दूर से वो एक दूसरे के पास ले दे नहीं सकते थे। लास्ट पॉइंट है डिविजिबल प्रॉब्लम। डिविजिबल प्रॉब्लम क्या होता है, ये बता सकते हैं? कमान बच्चों बताएं, क्या होता है डिविजिबल प्रॉब्लम? चीजों को सही तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, यही है ना डिविजिबल प्रॉब्लम। जैसे अगर किसी को चाहिए 1 किलो मटन, वो जाएगा मटन लेने, अपने घर से सारी गंदम लेके चला जाएगा। अब वो उस जिस बंदे के पास गया मटन लेने, तो उस बंदे के पास तो पूरा एक बकरा ही होगा ना, ये पूरा एक शीप होगी, पूरा कैटल होगा। वो उसे 1 किलो तो नहीं निकाल के दे सकता उसमें से, या तो वो पूरा ही देगा, या तो उसे उसे थोड़ी सी 1 किलो अगर गंदम दे के 1 किलो उससे गोश्त लेना चाह रहा है तो वो उसे 1 किलो गोश्त तो नहीं दे सकता। डिविजिबल प्रॉब्लम है यहाँ, उस चीज को डिवाइड नहीं कर पा रहा। बात समझ आई कि नहीं समझ आई क्लास? डिविजिबल प्रॉब्लम क्या था? अच्छा, ये जो है बार्टर सिस्टम के जो पॉइंट्स है ना, ये तो सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करके लिखना है। जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए कि हम किस किस तरह से कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स मैंने दे दिए आप लोगों को,
तो इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करके लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कमोडिटी मनी पे तो अपने प्रॉब्लम्स खुद से लिखने हैं इसके, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं इनको अपने एक्सप्लेन करके इनके एग्जांपल्स के साथ लिखना है। ठीक है, आगे चलें। सेकंड, जो एवोल्यूशन ऑफ मनी, पहले तो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम के बाद साथ ही कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मनी आया, कमोडिटी मनी के बाद हमारे पास आ गया मेटालिक मनी। कोई बता सकता है मेटालिक मनी क्या है? ये तो बोरिंग नहीं है ना क्लास? गुड, चलें ये जरा स्टडी करें, रीड करें, फिर एक्सप्लेन करें क्या होता है मेटालिक मनी। कॉइन्स वगैरह होता है, हम कॉइन्स वगैरह को यूज करते थे एज मनी। With progress of human civilization, commodity money changed into metallic money. Metals like gold, silver, copper, etc. were used as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained. It was the main form of money throughout the major portion of recorded history. क्या होता था कि कुछ अरसे के बाद, जो कमोडिटी मनी के बाद कुछ अरसे के बाद थोड़ा सा ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई है, थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, मेटालिक मनी, मेटालिक करेंसी जनरेट की। मेटालिक करेंसी क्या होती थी? मेटल से बनी होती थी, ठीक है, वो यूज करते थे एक्सचेंज करने में, वो पे करके गुड्स और सर्विसेज वगैरह लिया जाता था। The metallic coins have a specific weight and shape. Coins are only used for smaller retail payments because it is difficult to count, transport and store them. ठीक है, वो छोटी छोटी चीजों के लिए आप उनको पे कर सकते थे। अब उनका ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम था क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कॉइन्स हुआ करते थे, उनको ज्यादा से स्टोर भी नहीं कर सकते थे, और आपको इनसे बड़ी चीज नहीं परचेज कर सकते थे क्योंकि फिर ज्यादा सारे कॉइन्स आपको पे करने पड़ते, और इतने ज्यादा कॉइन थे भी नहीं। ठीक है क्लास, हो जाएगा ये टॉपिक डिटेल में। उसके बाद आ जाता है जो थर्ड स्टेप था एवोल्यूशन ऑफ मनी का, दैट वाज पेपर मनी। When paper currency was introduced as a mode of payment, जब पेपर करेंसी आई, मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है पेमेंट के लिए, जब हम पे कर रहे होते हैं उसके लिए जब हमारे पास करेंसी पेपर के फॉर्म में आई, ओरिजिनल एज अ रिसिप्ट इशूड बाय गोल्डस्मिथ। ये गोल्डस्मिथ के ज़माने में एक पेपर करेंसी स्टार्ट हुई थी, बड़ी इसकी अलग हिस्ट्री है, वो बहुत डिटेल्स में कि किस तरह से ओरिजिनल करेंसी आई, किस तरह से मेटलिक थी। गोल्डस्मिथ का अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके भी लिखोगे ना, तो गोल्डस्मिथ और या कोई भी करेंसी इशूड बाय गोल्डस्मिथ, तो सारी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी कि हिस्ट्री में पुराने ज़मानों में क्या होता था, कैटल्स के बदले कैटल्स दिए जाते थे। इसमें सारा बार्टर सिस्टम आ जाएगा, सारी कमोडिटी मनी आ जाएगी, मेटालिक मनी है वो सारी आ जाएगी, गोल्डस्मिथ। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया था जो कि गोल्डस्मिथ ने दिया था, लेकिन ये सारा एक ही जगह से आपको मिल जाएगा। ये सारी हिस्ट्री है गोल्डस्मिथ की, जो इस तरह से टाइम टू टाइम वो चेंज हो रहा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ साथ एडवांसमेंट हो रही थी। These receipts were later these receipts were then later on used for payment. तो ये जो करेंसी पेपर है इसको फिर यूज किया गया पेमेंट के लिए। डिफरेंस इन द वैल्यू रिसीप्ट आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम। ये जो लास्ट पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस टाइम पेपर करेंसी तो आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि किस चीज को कितनी वैल्यू देनी है, ये प्रॉब्लम था कि किस प्रोडक्ट को, किस गुड्स को किस तरह से कितनी वैल्यू दी जाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पेपर करेंसी का, उनसे वैल्यू नहीं दी जा रही थी। बात समझ आई कि वैल्यू क्या होता है क्लास, क्या होती है? यस, विलिंग हो गए, यस गुड। तो ये उस टाइम पे करेंसी तो आ गई लेकिन उसकी वैल्यू ऑफ करेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनसे वैल्यू नहीं डिसाइड हो पा रही थी। उसके बाद आ जाता है इट रेफर्स टू नोट्स इशूड बाय स्टेट और बाय द बैंक्स, यूजुअली सेंट्रल बैंक। ये क्या होता है, एक नोट्स की शक्ल में होता है जो कि सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक इशू करते हैं। पेपर मनी जो है वो हो सकती है इन 3 टाइप्स की। Representative paper money, it is that money which is fully backed by equivalent metallic reserve. Representative means आपके पास आप इसको रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्लास वो टाइम भी खत्म हो रहा है, नेक्स्ट जब स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ से फिर से इसको डिटेल में करते हैं। कितने लास्ट 2 बस रहते हैं हमारे पास पॉइंट्स इसके।
तो बताएं यहाँ से इससे पहले तक पेपर मनी तक सारी चीजें क्लियर हैं? पेपर मनी को फिर आगे डिवाइड किया गया 3 पॉइंट्स में हम करते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को मनी वाले टॉपिक में? प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं है? ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? अच्छा, इसके बाद इसके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी का हम उसमें मनी के डेफिनेशन करेंगे और फिर उसका यूज किस किस तरह से होता है हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, हम फंक्शंस कह लेते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी कह लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बड़े आसान और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए ये आप लोगों ने ना जरूर दर से करने हैं, डिटेल में करने हैं। जी बाकी सब इतने खामोश क्यों हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा? सब जो हैं हम इसके 3 टाइप्स करने लगे थे कि 3 टाइप्स क्या होती है। रिप्रेजेंटेटिव मनी होती है फर्स्ट, इट इज दैट मनी व्हिच इज फुली बैक्ड बाय इक्विवेलेंट मेटालिक रिजर्व। रिप्रेजेंटेटिव मनी वो होती है जो कि हम बात करते हैं उसकी फेस वैल्यू होती है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है लेकिन उस कागज की जो पेपर होता है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, मतलब उससे हम कोई ना कोई चीज परचेज कर सकते हैं लेकिन उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी अपनी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम या बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। जैसे हम चेक्स वगैरह की बात करें, उस इटसेल्फ इस कागज की कोई वैल्यू नहीं होती, जब तक आप उस पर अमाउंट लिखो या उसको कोई वैल्यू ना दो तब तक उससे कोई इसकी वैल्यू नहीं होती। रिप्रेजेंटेटिव मनी वो होती है। फिर वो दूसरी आती है कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी वो होती है जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी चीज में। आप गोल्ड वगैरह में से कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसे चेक्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उससे बॉन्ड वगैरह में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो, विच इज कन्वर्टेबल इनटू कॉइन्स ऑन डिमांड। या फिर आप ऐसे कॉइन्स मेटेलिक कॉइन्स में जो हमने बात की थी उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कन्वर्टेबल मनी। थर्ड टाइप की जो मनी है वो है फेट पेपर मनी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड और सिल्वर ऑन डिमांड। It is accepted because it is declared legal tender by the issuing authority and has general acceptance as medium of exchange। क्या हो सकती है ये फेट मनी मनी को बता सकता है? एक हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी की बात की कि उसकी वैल्यू होती है लेकिन इट्स सेल्फ, उससे आप कोई चीज परचेज कर सकते हो लेकिन इट्स सेल्फ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इट्स सेल्फ उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती या बहुत कम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं उसकी। फेस वैल्यू पे चीज हम परचेज कर सकते हो, उसकी फेस वैल्यू होती है। हमने यहाँ पे बात की है चेक्स वगैरह। कन्वर्टेबल मनी वो होती है जिसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप कॉइन्स वगैरह में, मेटल्स वगैरह में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। फेट पेपर मनी वो होती है जिसको आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये एक लीगल टेंडर नोट होता है। ये मुझे आप लोगों ने इसकी एग्जांपल ढूंढ के बतानी है। रिप्रेजेंटेटिव पेपर की तो मैंने बता दी ना, कन्वर्टेबल मनी की एग्जांपल और फेट पेपर की एग्जांपल्स आप लोगों से मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों ने सर्च करना है टॉपिक्स को डिटेल में और इनकी एग्जांपल बतानी है कि कन्वर्टेबल पेपर मनी में कौन सी क्या चीजें आ सकती हैं, फेट पेपर मनी में क्या चीज आ सकती है। मैंने रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी की बताई, अब हर चीज इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को भी कुछ सर्च करना पड़ेगा। ठीक है क्लास, इसके अलावा बाकी समझ आ गए डिटेल्स में? तो इनके एग्जांपल्स हो जाएंगी, सर्च कर लोगे कि क्या होती है कन्वर्टेबल पेपर मनी में कौन सी चीजें आ सकती हैं, कौन सी किस तरह की मनी आ सकती है, या क्या हम इसमें, मैं आपको बता सकती हूँ इसमें क्या क्या इसमें आ सकते हैं। कॉइन्स आ सकते हैं, मेटालिक कॉइन्स आ सकते हैं, इसमें बॉन्ड्स शेयर्स एक्सेट्रा आ सकते हैं, या फिर आप इसमें कह दो कि शायद चेक्स वगैरह भी आ जाए, या फिर आप इसमें कोई गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स आ सकते हैं। ये चीजें आपने सर्च करनी कि इनमें से क्या चीज इधर आएगी। मैंने डिफरेंट नाम ले लिए, इनमें से कोई चीज आएंगी। ठीक है, इस तरह फेट पेपर मनी जो है वो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसकी भी एग्जांपल दें ऐसी क्या चीजें जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती। इनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीजें पूछूंगी और मैं खुद नाम लेके बच्चों से पूछूंगी। अभी नहीं पूछी ना, मैं आपको कह रही हूँ आप खुद करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। ठीक है, ओके। जो लास्ट सेकंड लास्ट वन इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, नाम से पता चल गया। तो ये तो आपको पता है, सारा कुछ आता है ये तो। In the present day, modern
economies or banks money is used for making personal business payment in the developed countries. Transactions are taking place with the help of deposits of checking account with the paper money. इट इंक्लूड्स बैंक मनी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम बात करते हैं कैसे जैसे हम चेक्स या शेयर्स की बात कर लेते हैं या बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं या इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है चेक्स वगैरह सेफ एंड इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश होता है इट्स लाइक नियर मनी होता है बच्चों ये तो अच्छी तरह से आप लोगों को पता है क्रेडिट मनी क्या होता है आप लोग सारे काउंटिंग वगैरह में चीजें पढ़ते हो पता है कि नहीं पता क्रेडिट मनी जो कि डायरेक्ट पैसे के फॉर्म में नहीं होता जो कि चेक वगैरह के फॉर्म में होता है जो कि शेयर वगैरह के फॉर्म में होता है जो कि आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो उसको नियर मनी भी हम कहते हैं क्लास इतनी खामोशी क्यों है ऐसे खामोशी से कभी भी ये चीजें नहीं पढ़ी हुई अच्छा क्रेडिट मनी नहीं पता अच्छा तो बताइए ना मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि बीबीए वालों को पता होता है शायद अभी थर्ड सेमेस्टर इसलिए नहीं पढ़ा जो क्रेडिट मनी वो होती है ना जो पैसे की शक्ल में नहीं होती जिस तरह चेक्स वगैरह होते हैं उस पर पेमेंट लिखी होती है वो क्रेडिट हम डायरेक्ट जाके किसी चीज को क्रेडिट कर देते हैं हमारे पास शेयर्स है किसी कंपनी के हम जाके डायरेक्ट उनको क्रेडिट कर देते हैं मतलब एग्जैक्ट पैसा नहीं होता पैसे की वैल्यू होती है एक चीज हमारे पास एक पेपर होता है एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो चेक वगैरह की फिर वो डिफरेंट टाइप के चेक आ सकते हैं जिसको आप डायरेक्टली जाके क्रेडिट करवा सकते हो इस तरह शेयर्स वगैरह अगर आपके पास है बॉन्ड्स है आपके पास ये क्रेडिट मनी है मतलब पैसे की शक्ल में नहीं है लेकिन उसकी जो वैल्यू वो पैसे के बराबर ही है अगर 20,000 रुपए है आपके पास और 20,000 का चेक है तो पैसे नहीं है तो चेक आपके पास है ही जाके आप डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते लेकिन आप जाके इसको कन्वर्ट तो कर सकते हो ना मार्केट में जाके आप प्रेजेंट नहीं कर सकते लेकिन बैंक में जाके आप इसको कन्वर्ट इजीली कर सकते हो किसी भी बैंक में ले जाओ आपको कन्वर्ट कर देंगे क्रेडिट मनी होती है आगे समझ तो ये हमारे पास इसमें बॉन्ड्स आ जाते हैं हमारे पास अगर पैसे नहीं है आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नोट आपके पास नहीं और 100 वाला बॉन्ड आपके पास है तो वो पैसा डायरेक्ट आप मार्केट में जाके उससे चीज नहीं ले सकते आपसे हर कोई नहीं लेगा कोई कोई शायद ले ले लेकिन हर कोई नहीं लेगा लेकिन आप उसे इजिली जाके कन्वर्ट करवा सकते हो किसी बैंक में जाओ उनको बॉन्ड दे दो और फौरन आपको वो उसकी पेमेंट दे देंगे ये इस तरह से चेक है किसी मार्केट में जो आपसे मार्केट में नहीं लिया जाएगा ठीक है तो उसके बाद आप क्या करोगे फॉरेन बैंक में जो आपको फॉरेन से दे देंगे तो क्रेडिट मनी पैसा नहीं होता लेकिन पैसे में उसी मिकदार में उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास कोई और चीज होती है इन इंस्ट्रूमेंट्स में क्लियर ये इजीली सेफ एंड इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश ये सेफ भी होता है क्योंकि इसको अगर कोई आपके पास चेक वगैरह है तो ये इसको कोई मतलब चुरा भी नहीं सकता सेफ क्या कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और इजीली कन्वर्टेबल है इट इज लाइक नियर मनी इसलिए कहा जाता है कि है तो ये पैसा ही ना मनी के करीब करीब है तो ये पैसा ही ना इसलिए इसको नियर मनी कहा जाता है ठीक है क्लास समझ आ गई क्रेडिट मनी उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है यस ऑनलाइन जब आजकल हर किसी ने फोन में बैंक खोल ली हर किसी ने लैपटॉप वगैरह में हमने बैंकिंग की अपनी वो इंस्टॉल की हुई है ऐप आप ऑनलाइन अपने बैंक के जरिए पेमेंट कर रहे होते हो आजकल तो यार ये भी होता है फोन में अपने ऐप डाउनलोड की है अपना वो डाला हुआ है अकाउंट नंबर वगैरह और फोन से आप अपने मोबाइल में चार्ज करवा रहे हो एग्जैक्टली ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट के जरिए आप कोई काम इंटरनेट के जरिए आप ट्रांजेक्शन करें इवन कि अगर आप लोग बाहर के मुल्कों से कोई चीज मंगवाते हो चाइना से मंगवाते हो अगर आपने कोई चीज कोई वॉच पसंद आई आपको तो मंगवाते हो बाहर से जी अब तो टाइम भी एंड हो चुका है समझ आई कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होती है जो कि आजकल जिसको ई मनी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक कैश कहा जाती है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी कहा जाता है या डिजिटल मनी कितने सारे नाम है इसके कोई भी नाम आ सकता है पेपर में पूछा जा सकता है ठीक है ऐसी मनी जिसको हम एक्सचेंज कर रहे हो या चीज हम पे कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए और उसकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन हो जैसे आप बाहर किसी दूसरे मुल्क से आप मंगवाते हो कोई वॉच पसंद आ जाती है दराज तो चलो कैश ऑन डिलीवरी है बाकी जो अली बाबा वगैरह है ठीक है चाइनीज की कंपनी पता होगा ना इनका आप ये जो सर्च करते हो चीजें मंगवाते हैं ऑनलाइन जो चीजें मंगवाते हैं
तो अलीबाबा वगैरह से मंगवाते हैं बाहर के कंट्री से, चाइना की अलीबाबा की कंपनी है, तो वहाँ से अगर हम चीज़ मंगवाते हैं तो हम अपना अकाउंट के ज़रिए पेमेंट करते हैं, हम उनको जाके पैसे नहीं देते हाथ में, हम अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सारी जो अकाउंट से या इंटरनेट से जो डील कर रही होती है हमारी ट्रांजैक्शंस, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में? ये मैं पूछूंगी, जो पेपर मनी के जो टाइप्स थी ना उनकी एग्जांपल्स मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। और सब आंसर किया करो, सब आंसर किया करो, इनके मार्किंग होती है। पता चल रहा था कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है क्लास, हम वो जो इनकम का टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और बाकी किसी को कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है किसी की?